नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कहानीबाज यूट्यूबर और आप सुन रहे हैं ये डरावनी कहानी कहानीबाज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप कौन से स्टेट से हैं और इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है। और दोस्तों, इससे पहले डर का माहौल शुरू हो, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कभी बाद में डर के कारण आपके हाथ ना कांपने लगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड की खास बात यह है कि आज मैं आपके लिए अपने गांव की एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं और मैं अगले कुछ एपिसोड में मेरे गांव के लोगों से सुनी हुई कहानी लेकर आने वाला हूं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली कहानी ट्रक ड्राइवर के साथ बीती एक भयानक घटना जरूर सुनिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें आप सभी श्रोताओं के लिए बहुत डर वाला माहौल बना रखा है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मेरे एक चचेरे भाई जॉन के साथ हुई घटना पर आधारित है। तो चलिए वो घटना मैं आपको उसी की जुबानी सुनाता हूँ। मेरा नाम जॉन है और मैं महाराष्ट्र के 17 जिले का रहने वाला हूँ। दोस्तों, हम बचपन से अपने घर वालों से भूत प्रेतों से संबंधित कहानी सुनते चले आते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा डर जिज्ञासा में बदल जाता है। मतलब हमें डर तो अब भी लगता है, पर कभी हम यह देखना चाहते हैं कि असल में इसका कारण क्या है। हम किसी जगह से, किसी चीज से डर रहे हैं, तो वो कारण सही है या नहीं। तो दोस्तों, 2010 में मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी और परीक्षा के बाद हमें एक लंबी छुट्टी मिल रही थी। वैसे मेरी ज्यादातर पढ़ाई शहर में ही हुई थी और छुट्टियों में मैं हमेशा अपने चाचा के घर रहने जाया करता था, क्योंकि वहां पर मेरे भाई दोस्त वगैरह सब मेरी उम्र के थे और मेरा चचेरा भाई आशुतोष और हमारा एक दोस्त राकेश। हमें एक आदत थी, हम खाना खाने के बाद यूं ही आसपास टहलने जाया करते थे। असल में राकेश को तंबाकू और सिगरेट पीने का बहुत शौक था और उसके साथ साथ हम भी कभी कभार एक दो कस मार लिया करते थे। उन दिनों गांव के करीब बहने वाली नदी के तट पर जाकर बैठ जाते थे। वह नदी गर्मियों में ज्यादातर सूखी रहती थी और वहां पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए वह हमारे लिए एक सेफ जगह थी। एक रोज की बात है, हम हमेशा की तरह नदी के किनारे कुछ बड़े पत्थरों पर बैठे थे। वहां पर बैठे बैठे ही हवा का आनंद ले रहे थे। लेकिन उस दिन पास के गांव में एक शादी थी, इसलिए रात भर लोगों का आना जाना शुरू था। तब मैंने उन्हें कहा कि चलो किसी दूसरी शांत जगह पर चलते हैं। तो आशुतोष ने कहा, चलो पारधीवाड़ी की पहाड़ी पर चलते हैं, बहुत शांत और सुकून से भरी जगह है, वहां तो दिन में भी कोई नहीं आता जाता। हमारे यहाँ किसी छोटी बस्ती को वाड़ी कहते हैं। तो दरअसल हमने भी कितने दिनों से सिगरेट नहीं पी थी, तो हमारा सिगरेट पीने का बहुत मन कर रहा था। पारजीवाड़ी का नाम सुनते ही राकेश एकदम से चौंक गया और उसने कहा, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें पारजीवाड़ी के बारे में कुछ जानते नहीं हो। तो तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, अरे जानते तो सब है, पर अब तक वहां कुछ भी हुआ है क्या? मैंने तो बचपन में कितने सारे किस्से सुने, पर आज तक वहां किसी भी अजीब चीज को होते हुए नहीं देखा। असल में हम दोनों को भी सिगरेट की तलब लगी थी और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए आशुतोष ने कहा, चलो बाइक से चलते हैं, बाइक से जाएंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे। बाइक का नाम सुनकर राकेश भी हाँ ना करते हुए हमारे साथ आने को तैयार हो गया। असल में हमने बचपन में अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से पारदीवाड़ी का सिर्फ नाम सुना था, मतलब उसे बस्ती यानी पहाड़ी को किसी ने देखा नहीं था। गांव के लोगों ने बस उस वाड़ी के किस्से सुने थे। लोग कहते थे कि किसी जमाने में नदी के पार एक बस्ती हुआ करती थी, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। पर कोई अगर अनजाने में वहां चला जाता है तो उसे कभी कभी वह बस्ती दिखाई देती है। अब उस वक्त हमें इतना ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था, पर कहानी कुछ ऐसी ही थी। जब हम वहां जाने के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त रात के कुछ 10 साढ़े 10 बज रहे थे। मेरे भाई आशुतोष ने अपनी बाइक निकाली, राकेश ने भी चुपचाप अपनी दुकान से कुछ सिगरेट वगैरह ले ली। फिर हम तीनों ने
बाइक से पारदीवाड़ी की तरफ निकलने का फैसला किया। पारदीवाड़ी की तरफ निकलने के 10 मिनट में हम नदी के किनारे तक पहुंच गए। हमें पहाड़ी की जगह पर जाने के लिए पारदीवाड़ी से आगे जाना था। मतलब वहां ऐसा कोई निशान तो नहीं था जिसे देखकर आप यह बता सके कि हम यहाँ पर पारदीवाड़ी की बस्ती हुआ करती थी। वहां बस एक सुनसान सूखी बंजर जमीन थी और इस जमीन को लोग पारदीवाड़ी कहा करते थे। हमें उस जमीन से आगे जाना था जहां से हम गुजरने वाले थे। उस जगह पर कई सारे सूखे पेड़ थे जो उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। उन पेड़ों पर बेलें लिपटी हुई थी। बहुत शांत और सुनसान माहौल था और चमगादड़ों की आवाज आ रही थी। वहां से उससे पहले हमें एक नदी को भी पार करना था। हम जिस बस्ती के बारे में बात कर रहे थे वह गुमनाम बस्ती कभी नदी के दूसरी तरफ हुआ करती थी और हमें भी आगे जाने के लिए उसी सूखी नदी को पार करना था। नदी ज्यादा चौड़ी तो नहीं थी, कोई 40-50 फीट चौड़ी थी, 15-20 फीट गहरी। लेकिन नदी के दोनों तरफ तेज चढ़ाव था। पर जैसे ही हम तीनों ने नदी के अंदर अपनी बाइक उतारी तो नदी के सूखे ताल में जाकर अचानक हमारी बाइक बंद पड़ गई। हमने बाइक चालू करने की बहुत कोशिश की पर कोई उपाय नहीं हुआ। हम पिछले 15 मिनट से बस कोशिश किए जा रहे थे। हमारा सारा समय बर्बाद हो रहा था। एक एक कर माचिस की सारी तिल्लियां भी खत्म हो गई और फिर बाइक को शुरू करने की हमारी हिम्मत भी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाइक को अचानक क्या हो गया है। और उस वक्त राकेश बार बार यही बात दोहरा रहा था। मैंने कहा था ये जगह अच्छी नहीं है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर अब हमने भी ठान ली थी हम आगे जाकर ही रहेंगे। इसलिए हमने बाइक को धकेलते हुए ऊपर चढ़ा दिया। नदी की दूसरी तरफ तट पर पहुंच गए। इसी सारे झंझट में हम काफी थक गए थे पर फिर भी हमने किसी तरह बाइक के साथ वह सूखी नदी पार कर ली थी क्योंकि हमें सिगरेट की तलब ही ऐसी थी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे थोड़ा आगे जाने पर हमें कुछ दूर एक झोपड़ा दिखाई दिया। उस झोपड़े के पास कोई बैठा हुआ था क्योंकि वहीं से हमें उसके खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर से झोपड़ी से बाहर आई रोशनी दिखाई दे रही थी। तो मैंने उन दोनों से कहा, मैंने कहा था ना इतने साल हो गए हैं, यहाँ कुछ तो बदलाव जरूर हुआ होगा। चलो उस घर से हमें कुछ ना कुछ मदद तो मिल जाएगी। फिर हम तीनों भी उस झोपड़ी के करीब चले गए। राकेश और आशुतोष बाइक के साथ झोपड़ी से थोड़ा दूर खड़े थे। मैं उस झोपड़ी के पास जाने लगा। मैंने वहां देखा कि झोपड़ी के बाहर कोई बूढ़ा चिन्ह तंबाकू पी रहा है। झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से दिए की एक हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं उस बूढ़े के पास जाकर खड़ा हो गया पर उसका मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं था। आसपास सब कुछ वीरान शांत था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ना वहां कोई दूसरा झोपड़ा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई दूसरा इंसान। मैं अब भी उस बूढ़े के पास खड़ा था। मैंने देखा कि वह मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है तो इसलिए मैंने उन्हें आवाज दी और कहा, बाबा हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। अगर आपके घर में कोई डिबिया माचिस मिल जाती तो हम थोड़ा देख लेते कि हमारी गाड़ी में क्या गड़बड़ी है। उन्होंने चिलम से धुएं को खींचकर बाजू में रख दिया और गहरी आवाज में खांसते हुए वो झोपड़ी के अंदर चले गए। फिर झोपड़ी के अंदर से एक जलती लकड़ी लेकर उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। मैंने उनके हाथ से लकड़ी ली और पीछे मुड़कर कुछ कदम दूर ही गया था कि तभी मेरे दोस्त दोनों वहीं से चिल्लाने लगे, भाग भाग जॉन भाग यहाँ से। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वहां क्या हो रहा है लेकिन उनके उस अजीब से बिहेवियर से मैं थोड़ा डर गया था। मुझे लगा कि वह जानबूझकर मुझे डराने के लिए कोई नाटक कर रहे हैं। पर तब वह दोनों भी गाड़ी को वहीं छोड़कर नदी की तरफ भागने लगे। अब उन्हें ऐसा दौड़ते देख मैं भी डर गया और जाने अनजाने में मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन वह होता है ना कि कभी कभी हमें अंदर से कुछ एहसास होता है
कि कुछ तो गड़बड़ है। वैसा ही कुछ एहसास मुझे भी उस वक्त हुआ था, जब मैंने दौड़ते हुए ही अपने पीछे मुड़कर देखा, और तब भागते भागते कुछ पल के लिए मैं अपनी जगह पर ही थम सा गया। मैंने देखा कि मेरे पीछे वहां कोई झोपड़ा नहीं था, और वो बूढ़ा मेरे पीछे भाग रहा था, और ना ही मेरे हाथ में कोई लकड़ी थी। बस हर तरफ काला घना अंधेरा था और गहना सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में बूढ़े के चिल्लाने की आवाज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो आज वापस घर ही नहीं जा पाऊंगा। वहां वह भयानक नजारा महसूस होते ही मैं और दुगनी तेजी से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उन्होंने तब तक नदी पार कर ली थी। हम तीनों भी नदी के दूसरी तरफ चले गए, और मैंने घबराते हुए उन्हें कहा, वो झोपड़ा अचानक कहाँ गायब हो गया, और वो बूढ़ा मेरे पीछे भाग रहा था। तब आशुतोष ने मुझे बताया कि तेरा नसीब अच्छा था जो तू आज बच गया। तूने तो बस उन्हें गायब होते हुए देखा और तेरे पीछे भागते हुए देखा। हमने जो देखा, अगर तू वह देख लेता तो तेरी तो हालत खराब हो जाती। जब उस आदमी ने तुम्हें वह जलती हुई लकड़ी दी थी ना, तब हमने उस आदमी का आग की रोशनी में चेहरा देखा था। उसका कोई चेहरा ही नहीं था। तभी एक औरत झोपड़ी के अंदर के दरवाजे से बाहर आकर खड़ी हो गई। उसका भी कोई चेहरा नहीं था, उनकी आंखें नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था वह दोनों हमारी तरफ देख रहे हैं। बहुत ही डरावना था वह सब कुछ, और इसलिए हम वहां से भागने लगे। हम तीनों भी किसी तरह भागते दौड़ते हुए घर पहुंचे। हमने हमारे साथ जो भी हुआ वह हमारे घर वालों को बता दिया। उस वक्त चाचा ने हमारी बात शांति से सुन ली, लेकिन वह हमारे हालात पर हंस रहे थे। तब उन्होंने हमें बताया कि उनके दादाजी ने उनके बचपन में उन्हें उस जगह के बारे में एक कहानी बताई थी। वो कहानी ऐसी थी कि गांव से थोड़ी दूर उस पहाड़ के करीब कुछ साल पहले एक बस्ती हुआ करती थी, जिसे गांव के लोग पारदीवाड़ी इस नाम से जानते थे। वह लोग आसपास के गांव वालों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। कई साल पहले, मतलब जब मेरे चाचा के दादाजी छोटे थे, तब उन्होंने आखिरी बार बस्ती के लोगों को देखा था। मतलब आज से करीब 100-150 साल पहले। उसके बाद वहां कोई बस्ती नहीं दिखाई दी। बस्ती के लोग अचानक से गायब हो गए थे। उस बस्ती की कहानी का कोई नाम दर्ज नहीं था, और ना ही कोई नामो निशान बचा था। तो बस उस वक्त से आसपास रहने वाले लोगों के दिमाग में उस बस्ती की कुछ यादें बची हुई थी। असल में कहते हैं कि इन सब के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। उस वक्त अंग्रेजों ने कोई कानून बनाया था जो पारधी लोगों के खिलाफ था। पारधी लोग मूल आदिवासी शिकारी लोग थे, जिनका असली काम जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार करना था। पर उस वक्त अंग्रेजों ने कोई कानून बनाकर शिकार पर पाबंदी लगा दी थी। उस कारण वो आदिवासी लोग जंगल से निकलकर बाहर आ गए। लेकिन उस वक्त के लोगों ने और समाज ने उन्हें अपनाया नहीं। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए यही लोग मजबूरी में चोरी करने लगे, लूटने लगे। अंग्रेजों के कानून के हिसाब से अब वह गुनहगार बन गए थे। अंग्रेज लोग भी इन लोगों से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन वह उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक रात सारी बाड़ी को जलाकर राख कर दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अगले दिन बस उस बस्ती की राख बची थी। अब पता नहीं, पर कहते हैं कि जो भी उस रात उस जमीन पर अचानक जलकर राख हो गया था, वो आज भी कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोगों को दिखाई दे जाता है और उनके पीछे भागता है। पर जो भी उसके चंगुल में फंस जाता है, वो उसको मार देता है। और जो हमने जो आज देखा था, जो महसूस किया था, वो भी इसी का एक अंश था। तो दोस्तों, आज तो मेरी जान बच गई, पर आज के बाद मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही अगले कुछ एपिसोड मैं अपने दोस्तों और यार दोस्तों की कहानी सुनी हुई कुछ सच्ची घटना लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।